हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, इस पूरी कहानी को समझने के लिए कहानी के पार्ट 1 से पार्ट 9 तक को अपलोड कर दिया गया है, जहाँ पर जाकर आप सभी पार्टों को सुन सकते हैं। अब यह पार्ट 10 है। अब से नीचे डाइनिंग टेबल पर सिर्फ तच, दिव्या, तेज, तनय और दीक्षा बैठ अपना डिनर कर रहे थे। तेज के चिल्लाकर ये कहने से कि उसे टेबल के नीचे से किसी ने लात मारी है, तनय को अपने बगल में बैठी दीक्षा को परेशान करने का आइडिया मिल गया था। तनय अपने शूज निकालकर अपने पैरों से दीक्षा के पैरों को सहलाना स्टार्ट करता है। दीक्षा को जैसे ही अपने पैरों पर किसी के पैर महसूस होते हैं तो दीक्षा का बदन सिरह जाता है। दीक्षा हल्का सा टेढ़ा होकर नीचे झुककर देखती है कि उसके पैरों को कौन छेड़ रहा है। तनय को ऐसा करता देख दीक्षा को बहुत गुस्सा आता है और दीक्षा को गुदगुदी भी हो रही थी, लेकिन अभी जो तेज को दक्ष ने डांट पड़ी थी, इसलिए दीक्षा जोर से तो कुछ कह भी नहीं सकती थी। अपने पैरों को काबू में रखो, दीक्षा ने स्माइल करते हुए तनय के कानों के पास जाकर मुंह लगाकर कहा, लेकिन तनय पर दीक्षा के कहने का कोई असर नहीं पड़ा और तनय ने दोबारा से दीक्षा के पैर को अपने पैर से सहलाते हुए ऊपर नीचे करने लगा। तनय के ऐसा करने पर अब दीक्षा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दीक्षा ने अपनी पेंसिल हील पहन रखी थी। दीक्षा अपना पैर तनय के उसी पैर पर रखकर जोर से दबाने लगी, जिसे हील तनय के पैर पर गड़ने लगी। तनय जोर से चिल्लाना चाहता था, लेकिन बेचारा चिल्ला भी नहीं पा रहा था। तनय अपने मुंह पर अपना हाथ रखकर मुंह को दबा लेता है और अपने हाथों की मुट्ठियां बनाकर टेबल पर धीरे धीरे मारने लगता है। मेरा हो गया, मैं चला अपने कमरे में, तेज अपनी चेयर से उठते हुए कहता है और वहां से उठकर ऊपर फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए सीढ़ियों की ओर जाने लगा। भाई रुक, मैं भी आता हूँ। तनय तेज को जाते देख जल्दी से अपने चेयर से उठते हुए कहता है, लेकिन बेचारा जाए तो जाए कैसे। दीक्षा ने तो अपनी हील उसके पैर पर गड़ाए रखे थे। छोड़ दे, अब क्या बच्चे की जान लेगी। तनय ने किसी बलि के बकरे की तरह दीक्षा से मिमियाते हुए कहा तो दीक्षा टेबल पर रखा फॉर्क ऊपर उठाकर दिखाते हुए धीरे से बोला, दोबारा ऐसा कुछ किया ना तो ये सीधा घुसा दूंगी। अबे चलना, चल रहा है तो नहीं, मैं जा रहा हूँ। तेज तनय को एक ही जगह खड़े देखकर कहता है, अब तुझे नहीं जाना। तच सर्द आवाज में तनय से कहता है तो तनय दीक्षा को देखने लगा, जिसने अभी तक अपना पैर तनय के पैर से हटाया नहीं था। तो तनय बेचारा रोनी सी शक्ल बनाकर तच और दीक्षा को देखा, जैसे वो तच से कह रहा हो कि अपनी प्यारी साली मेरे पैर से अपना पैर हटाएगी तब तो मैं यहाँ से जा पाऊँगा। दीक्षा ने बात के पैर से अपना पैर धीरे से हटाया तो तनय ने अपना पैर पकड़े साइड से होकर तेज के पास जाते हुए कहा, कांटा तो ऐसे दिखा रही है जैसे इसे काट देगी तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके जाते ही दीक्षा भी अपने हाथ टिश्यू पेपर से साफ कर उठकर तच दिव्या को गुड नाइट बोलकर अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। उन सब के जाते ही दिव्या अपनी चेयर से उठकर तच के गोद में बैठकर उसके फेस को पकड़ते हुए उससे कहा, आप इन पर इतना गुस्सा क्यों करते हो। ये आपके भाई हैं ना। भाई हैं, लेकिन वो दोनों मेरी माँ और दादाजी के चमचे हैं और वो यहाँ तब आते हैं जब उन्हें यहाँ मेरी जासूसी करने के लिए भेजा जाता है। तच दिव्या के मुंह में अपना खाना डालते हुए कहा, वो दोनों
एक नंबर के चुगलखोर हैं। पता नहीं अभी तक उन दोनों ने क्या क्या चुगली की होगी। तच का फेस ये सब बोलते हुए गुस्से से भर जाता है। दिव्या तच को इस तरह से देख उसके गाल को चूमते हुए बोली, अगर उन दोनों ने आपके घर में कुछ बताया होता तो क्या हमारी शादी के बारे में उन्हें पता नहीं चल जाता? बोलिए। तच ने दिव्या को अपनी गोद में उठाकर उसे अपने कमरे में ला जाते हुए कहा, कुछ ज़्यादा ही अपने देवरों को सपोर्ट नहीं कर रही हो तुम? दिव्या अपनी बाहें तच के गले में डालते हुए कहती है, हाँ तो देवर किसके हैं? तच ने कहा, तुम्हारे हैं, तुम्हारे। तच दिव्या को अपने कमरे में लेकर जाता है तो दिव्या, अरे मैं एक बार मानसी को देख कर आती हूँ, उसने कुछ खाया भी नहीं है। तच ने कहा, माना भी उसे खाना खिला रहा होगा, उन दोनों को अकेला छोड़ दो। हमारा बेबी ना सही, उनका बेबी तो आने दो। कम से कम उनके बेबी तो हमें बड़े माँ पापा तो कहेगा। कहते हुए तच दिव्या को बेड पर लेटा देता है। तच दिव्या को ब्लैंकेट से कवर कर एसी का टेम्परेचर सेट कर दिव्या के सर को प्यार से चूमकर कमरे से बाहर जाने लगता है। दिव्या तच को कमरे से बाहर जाते हुए देख उसका हाथ पकड़ लेती है। आप कहाँ जा रहे हैं? कल मॉर्निंग में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसकी प्रेजेंटेशन बनाना है। मान को तो अभी नहीं कह सकता हूँ, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए तो मुझे ही बनाना होगा। तुम सो जाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ। तच दिव्या के माथे को चूमकर कमरे से बाहर निकल जाता है और दिव्या तच को पाकर मुस्कुराते हुए बेड पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। इधर दीक्षा जो अपने कमरे जा रही थी, तन्हे उसके कमर से पकड़कर खुद से चिपकाते हुए कहता है, क्या कर रही थी नीचे? तुम्हें पता है तुम जिसे काटने की कोशिश कर रही थी उसे काटने के बाद हमारा बेबी नहीं आएगा। दीक्षा तन्हे के सीने पर अपने हाथ रखते हुए कहती है, ज्यादा सपने मत देखो। कहते हुए दीक्षा तन्हे को धक्का देकर खुद से दूर कर जल्दी से अपने कमरे में घुसकर कमरे का डोर बंद कर लेती है और मुस्कुराते हुए अपने सर पर चपात लगाकर जाकर बेड पर लेट जाती है। दीक्षा को अभी तन्हे का उसको परेशान करना याद आ रहा था, जिससे उसकी मुस्कान बढ़ती ही जा रही थी। मान जो मानसी के कमरे के बाहर खड़ा डोर को नॉक कर रहा था, तभी उसे पीछे से धक्का देकर मानसी कमरे के अंदर ढकेल देती है। मान गिरते गिरते खुद को संभाल लेता है और खड़ा होकर पीछे मुड़कर गुस्से से घूरते हुए मानसी से कहता है, ये क्या हरकत थी? मान कमरे के बाहर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाता है तो मानसी डोर को लॉक कर उसकी चाबी अपने कपड़े के अंदर डाल लेती है और मान से कहती है, अगर आपको इस कमरे से बाहर जाना है तो पहले इस डोर को अपने उंगली से पॉइंट कर खोलना पड़ेगा और उसे खोलने के लिए उसकी चाबी की ज़रूरत पड़ेगी। जो आप कहाँ हैं? तो मानसी अपने सीने की तरफ उंगली करती है, फिर अपने सीने के ऊपर से अपनी उंगली थोड़ा नीचे ले जाकर कहती है, यहाँ पर है, अगर आपको चाहिए तो आइए और यहाँ हाथ डालकर निकाल दीजिए। मान की नज़रें तो मानसी की दिख रही सीने पर ही जम सी गई थी। वो तो और कुछ देख ही नहीं पा रहा था। मान खुद को संभाल कर मानसी से कहता है, देखो मानसी, डोर की चाबी मुझे दे दो, मुझे नींद आ रही है, सुबह मुझे मीटिंग में भी जाना है। तुम्हारी ये बचकानी हरकतों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा टाइम नहीं है तो खुद ही डोर की चाबी निकाल लो और चले जाओ यहाँ से। देखो मानसी, तुम माना इतना कह ही पाता है कि मानसी उसके पास आती है और उसकी टी शर्ट के कॉलर को पकड़कर अपने सामने उसके चेहरे को कर अपने हाथों में थाम कर उसके होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगती है। कुछ देर ऐसे ही किस करने के बाद दोनों बेड पर जाते हैं, आराम से लेट जाते हैं और एक दूसरे से अपने मन की बात शेयर करते हैं और एक दूसरे में खोए हुए
कुछ देर बाद सो जाते हैं। रात के 1 बजे मानसी का फ़ोन जो बेड के साइड पर रखा हुआ था वो रिंग करने लगता है। मानसी का फ़ोन उठाकर देखता है तो उसमें किसी प्राइवेट कॉल से कॉल आ रहा था। उतने में मानसी उठ जाती है और अपना फ़ोन देखती है तो वो बेड के साइड पर रखा रिंग कर रहा था। मानसी एक नज़र मान को देखती है जो अभी सो रहा था। मानसी फ़ोन रिसीव कर धीरे से कहा, कल आकर मिलती हूँ। मानसी फ़ोन काट कर मान के सीने पर अपना चेहरा घुसाते हुए उसे पकड़कर सो जाती है। मानसी के सोने के बाद अपनी आंखें खोलकर उसे देखता है तो मानसी सो रही थी। अब तक जगा हुआ मान अपने ऊपर सो रही मानसी को देख रहा था और प्यार से उसके बालों में अपने हाथ फेर रहा था। मानसी सुकून की नींद लेते हुए उसकी बाहों में सो रही थी। मानो आहिस्ता से मानसी को बेड पर लिटाकर उसके माथे को चूमकर कमरे से निकलकर सेकंड फ्लोर में के तच के स्टडी रूम में आता है, जहां तच पहले से ही बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। मान तच के सामने आकर सोफे पर बैठा और उससे पूछा, काम हुआ? तच जिस लैपटॉप पर काम कर रहा था वो मान की तरफ घुमा देता है। मान स्क्रीन पर दिख रही सभी डिटेल पढ़ता है, फिर तच को गुड जॉब बोलकर लैपटॉप बंद कर देता है। तच ने पूछा, मान रात कैसी रही? मान ने कहा, अभी रात खत्म कहाँ हुई है। तच ने कहा, उसने अभी तक सच नहीं बताया। मान सोफे पर अपना सिर टिकाए हुए कहता है, वो खुद अपना सच बताए तो अच्छा रहेगा। मैं उसे सच में प्यार करता हूँ और अब उसे खुद से दूर करना मतलब मेरे लिए खुद को खत्म करने जैसा होगा। तच ने कहा, अगर वो खुद से तुझे अपना सच नहीं बताती तो तू क्या उसे छोड़ देगा? मान कुछ बोल नहीं पाता, वो चुपचाप तच को देखता रहता है। तच ने मान से कहा, तूने मुझसे जो भी कहा मैंने किया। तूने भी मेरे हर काम में मेरा साथ दिया, लेकिन अगर बात एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने की, उसमें मैं तेरा साथ नहीं दे सकता। माना कि उसने तुझसे अपना सच छुपाया है, लेकिन प्यार तो उसका भी सच्चा है। अगर उसका प्यार सच्चा नहीं होता तो अभी जो पल तो उसके साथ बिताकर आ रहा है वो एक लड़की बिना प्यार के कभी किसी के साथ नहीं बिताएगी। मान बस तच की बातें सुन रहा था। मान अपने जगह से उठते हुए बोला, तुम जाकर सो जाओ, कल सुबह जल्दी ही मीटिंग में जाना है। मान स्टडी रूम में चला जाता है। तच भी अपने कमरे में आता है तो देखता है कि दिव्या एक छोटे से खरगोश के बच्चे की तरह सिकुड़ कर सो रही है। तच दिव्या के पास बेड पर जाकर लेट जाता है और जैसे ही दिव्या को एहसास होता है कि उसके पास तच आ गया है, वो तच के करीब आकर उसे पकड़कर उसके सीने पर अपना सर रखकर सोने लगती है। तच भी दिव्या को खुद में समेट लेता है, लेकिन तच का ध्यान तो मान पर लगा हुआ था कि क्या वो मानसी को छोड़ देगा या फिर उसके साथ अपने रिश्ते को आगे मजबूत करेगा। मान मानसी के कमरे में आता है और उसके पास आकर उसके बगल में लेटने लगता है तो मान मानसी को देखता है तो मान मानसी का फेस अपने हाथ में थामते हुए कहा, मानसी, मुझे तुम्हारा सच पता है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम खुद मुझे अपना सच बताओ, फिर मैं भी तुम्हें अपने बारे में बताकर हमारे बीच के सारे राज का पर्दा हटा दूंगा। मैं और तुम अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे, इस गुनाह की दुनिया से बहुत दूर चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले जिन्होंने मुझे मेरे अपनों को छीना है उनसे उनका सब कुछ छीनना चाहता हूँ। मान मानसी को अपनी बाहों में भर लेता है, जिससे मानसी की आंखें खुल जाती हैं। क्या हुआ है आपको? मानसी ने नींद भरी आवाज में मान से पूछा। कुछ नहीं, तुम सो जाओ। मान मानसी के माथे को चूमकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहता है और मान भी अपनी आंखें बंद कर सो जाता है। के टाइम जब तच की आंखें खुलती हैं तो दिव्या उसके ऊपर सो रही थी। तच दिव्या के
बालों को सहलाते हुए उसके माथे को प्यार से चूम लेता है, जिससे दिव्या के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल जाती है। इधर मानसी के कमरे से बाहर निकल कर आता है और अपने कमरे में जाकर मीटिंग में जाने के लिए रेडी होकर बाहर आ जाता है। मान नीचे आता है तो देखता है कि नीचे कोई नहीं है। वो लीला आंटी के पास जाकर बोला, आंटी सब कहाँ हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लीला आंटी ने कहा, सर वो दीक्षा मैडम आज जल्दी चली गई हैं। तच सर और मैडम अभी नीचे नहीं आए हैं और बाकी सब भी नीचे नहीं आए हैं। ठीक है आंटी, आप मनु को उसके कमरे में नाश्ता दे दीजिएगा और मुझे लेट हो रहा है मीटिंग के लिए, तो मैं चलता हूँ। मान जानकी को बोलकर विदा से बाहर जाने के लिए निकल जाता है। आंटी मानसी के कमरे में नाश्ता लेकर चली जाती है और उसे नाश्ता देकर वापस आती है। इधर तच के कमरे में दिव्या तच के गोद में बैठी उसके साथ ऑफिस जाने की जिद कर रही थी, लेकिन तच था कि वो मान ही नहीं रहा था। तच दिव्या के जिद करने पर मानते हुए कहा, ठीक है, तुम ऑफिस आ सकती हो, लेकिन अभी नहीं, तुम 10 बजे के बाद ऑफिस आना। अभी रेस्ट करो, मैं आंटी को बोल देता हूँ तुम्हें नाश्ता कराने के लिए, और अब मुझे लेट हो रहा है तो मैं ऑफिस में खा लूँगा और तुम 10 बजे के बाद ही ऑफिस आना, समझी। दिव्या किसी छोटे से बच्चे की तरह अपना सर हिलाने लगती है। तच कमरे से बाहर आता है और नीचे जाने लगता है तो उसे फर्स्ट फ्लोर पर आंटी मिल जाती हैं। आंटी, आप दिव्या को नाश्ता करा देना और देखिएगा कि वो 10 बजे से पहले विला से बाहर ना निकल पाए। मुझे लेट हो रहा है, मैं निकल रहा हूँ। ठीक है। तच भी विला से बाहर चला जाता है। लीला आंटी दिव्या के लिए भी उसका नाश्ता उसके कमरे में लेकर चली जाती हैं और उसे अपने सामने नाश्ता कराने के बाद ही वापस उसके कमरे से आती हैं। कुछ ही देर में मानसी रेडी होकर विला से बाहर निकल जाती है। सुबह के 9:30 बजे दिव्या भी ऑफिस जाने के लिए पूरी तरह से रेडी होकर अपने कमरे से बाहर आती है। फिर नीचे आकर दिव्या डाइनिंग टेबल पर एक चेयर खिसकाकर बैठ जाती है और पानी पीने लगती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो एक अपना एम्प्लॉय कार्ड लाना ही भूल गई है। दिव्या वापस से अपने कमरे की ओर भागती है, लेकिन दिव्या अपना फ़ोन वहीं डाइनिंग टेबल पर ही भूलकर चली जाती है। उतने में तेज नीचे आकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है और लीला आंटी से नाश्ता सर्व करने के लिए कहता है। आंटी उसे नाश्ता सर्व कर वापस किचन में चले जाती हैं तो तनय के कमरे में तनय सोकर अभी उठा था। वो बेड से उठकर बालकनी में जाकर अंगड़ाई लेते हुए अपने हाथ ऊपर करता है। तनय जो अंगड़ाई ले रहा था वो विला के सामने आकर रुकी हुई कार को जैसे देखता है, उसकी अंगड़ाई पूरी की पूरी गायब हो जाती है और वो दुनिया जहान की परेशानी अपने चेहरे पर लाकर वहां से भागते हुए अपने कमरे से निकलता है। तो वहीं तेज जो नीचे बैठा नाश्ता कर रहा था, तभी उसे डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है। तो तेज सामने हॉल में काम कर रहे एक सर्वेंट को डोर खोलने के लिए बोलता है। वो सर्वेंट भी जाकर डोर खोल देता है। मेन डोर से हॉल के अंदर आ रहे इंसान को देखकर तेज हकलाते हुए उनसे कहता है, आप यहाँ कैसे? जब तक तनय फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर में आता है, वो इंसान हॉल में आकर सोफे पर बैठ जाता है और तेज को देखते हुए कहता है, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता हूँ क्या? तनय वहाँ पहुँचकर देखता है कि सामने से दिव्या आ रही है और वो भी नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ ही जा रही है। ये देखकर तो तनय की जान हलक में आ जाती है और वो भागते हुए सीढ़ियों के पास आ जाता है और जैसे दिव्या नीचे जाने के लिए सीढ़ियों के पास पहुंचती है, तनय दिव्या के कमर को पकड़कर घुमाते हुए उसे वहां से हटाकर दूसरे तरफ बने पिलर के पीछे ले जाकर छुप जाता है और वहीं पिलर के पीछे से दिव्या को नीचे सोफे पर बैठे इंसान को दिखाते हुए कहता है कि अभी आपको नीचे जाना खतरे से खाली नहीं है।
क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? ऐसी बात नहीं है दादाजी, आप तो यहाँ कभी भी आ सकते हैं, तेज अपना थूक गटकते हुए कहता है। फिर लीला आंटी को आवाज़ देने लगता है, आंटी आंटी, एक कप कॉफ़ी लेकर आइए। फिर तने लंबी सांस भरते हुए दिव्या से कहता है, भाभी आपका नीचे जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन क्यों? दिव्या तने के हाथ जो अब तक उसके कमर पर था उसे हटाते हुए पूछती है। तने, सॉरी भाभी, वो देखिए नीचे वो मेरे दादाजी हैं। अगर उन्होंने आपको यहाँ देख लिया और उन्हें पता चला कि आप भाई की वाइफ हैं तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। तनय ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। लेकिन क्यों? दिव्या तनय से पूछती है। पर जैसे ही दिव्या नीचे बैठे राजन ओबराय को देखती है, वैसे ही अचानक से उसकी आंखों में गुस्सा भरने लगता है। उसकी आंखें जैसे अंगारे उगल रही थी, लेकिन अभी वो अपना गुस्सा तनय के सामने दिखा नहीं सकती थी। तनय ने कहा, क्योंकि भाभी अभी भाई और आपकी शादी के बारे में घर पर किसी को भी पता नहीं है। ये सब कहते हुए तनय नीचे देखता है, पाता है कि आंटी एक ट्रे में कॉफ़ी लेकर बाहर आती हैं और तेज को देते हुए कहती हैं, ये लीजिए तेज बाबा आपकी कॉफ़ी। मुझे नहीं, इन्हें लीजिए, ये हमारे दादाजी हैं। तेज सामने सोफे पर बैठे अपने दादा की तरफ उंगली से इशारा कर दिखाते हुए कहता है। तेज के दादाजी के कहने पर लीला जी कॉफ़ी लेकर राजन ओबरॉय को देने उनकी तरफ बढ़ जाती हैं। लीला जी दादाजी को कॉफ़ी देती है? तुम कौन हो? इस विला में पहले कभी किसी औरत को नहीं देखा, फिर तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने इजाज़त दी? जी ओ जी दादाजी, इनको मान भाई ने यहाँ रखा है, तेज कहता है। जब लीला आंटी कुछ नहीं कह पाती, लेकिन क्यों, पहले तो कभी इस विला में कोई औरत नहीं आई, फिर अब क्यों, कहते हुए दादाजी की नज़र डाइनिंग टेबल पर रखे दिव्या के लेडीज पर्स पर चली जाती है। ये किसका पर्स है? लीला जी की तरफ देखते हुए बोले, तुम्हारा तो नहीं लगता। ये मान भाई की बहन का पर्स है दादाजी। उनकी बहन आई हुई है ना, तो वो अपनी बहन को बाहर कहाँ होटल में रुकवाते, इसलिए यहीं रह रही है। तनय नीचे हॉल में आते हुए राजन जी से कहता है, राजन ओबरॉय हूँ। ठीक है, वैसे नाम क्या है? मान की बहन का? वो दादाजी, उनका नाम दीक्षा है, तेज तपाक से बोल देता है। और कोई भी रहता है क्या यहाँ? दादाजी इधर उधर अपनी नज़रें दौड़ाते हुए पूछते हैं। नहीं नहीं तो दादाजी, तेज थोड़ा बोलने पर हिचकिचा रहा था। दिव्या सेकंड फ्लोर पर खड़ी नीचे राजन ओबरॉय को घूर रही थी। दिव्या ने कहा, तुम सब ने मिलकर शुरू से उसका सब कुछ छीन लिया है। मैं तुम सबको कहीं का नहीं छोड़ूंगी, बर्बाद कर दूंगी और उसकी शुरुआत हो चुकी है। कहते हुए दिव्या की आंखें नम हो जाती हैं। तुम दोनों कब से यहाँ रह रहे हो, लेकिन अभी तक तुम दोनों ने तच के रिलेटेड कोई भी बात हमें नहीं बताई है। दादा तनय और तेज को देख रहे थे। तेज ने कहा, कुछ होगा तब ना हम कुछ बताएंगे दादाजी। क्या मतलब? राजन ओबरॉय को तेज की बात समझ नहीं आई। वो दादाजी, भाई तो बस अपने काम में ही लगे रहते हैं और ज़्यादातर तो ऑफिस में ही रहते हैं, तो कोई न्यू रिपोर्ट ही नहीं मिल रही है भाई की, इसलिए हम आपको कुछ बता ही नहीं पाए। तनय डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए कहता है, क्या सीता जी ने जो कहा था वो सच है? लेकिन इस विला में तो ये कह रहे हैं कि यहाँ सिर्फ मान की बहन ही रह रही है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि मान की बहन के साथ ही तच का रिश्ता बन रहा है? दादाजी अपने मन में सोच रहे थे। फ्लैशबैक। तच की फैमिली तच के ऑफिस से निकलकर अपने मेंशन चले जाते हैं। इस बीच सीता जी से सब कुछ पूछ कर थक गए थे कि वो यूं अचानक क्यों तच के ऑफिस से चली आईं। लेकिन सीता जी किसी को कुछ नहीं बताती। रात के टाइम में सीता जी, बी जी और दादाजी को स्टडी रूम में बैठे रहते हैं।
तब उन दोनों को सीता जी बताती हैं कि वो क्यों अचानक तच के ऑफिस से सबको लेकर चली आई। राजा जी ने कहा, लेकिन सीता, ऐसा कैसे हो सकता है? इन 6 सालों में तच के साथ किसी को भी नहीं देखा गया। तुम श्योर हो कि वो निशान दांतों के ही निशान थे? सीता जी ने कहा, हाँ डैड, आई एम श्योर। और तच के गले में वो निशान ऐसे लग रहे थे जैसे हम लोग के मिलने से पहले ही वो किसी के साथ इंटीमेट होकर आया हो। सीता जी की बात उन्हें हैरान कर रही थी। बीर जी ने कहा, तब तो हमें पता करना चाहिए कि आखिर वो लड़की कौन है जिसके साथ टच इंटीमेट हो रहा है। कहीं फिर से तो वो उस सुहाना जैसी लड़की को तो नहीं पसंद करने लगा। राजन जी ने कहा, ठीक है, मैं कल ही तच के ऑफिस जाने के बाद उसके विला में जाकर देखता हूँ, कुछ तो पता चल ही जाएगा। हाँ डैड, ये ठीक रहेगा, लेकिन तुम ये बात हमें कार में भी तो बता सकती थी ना? दादाजी ने सवाल किया। नहीं डैड, उस टाइम हमारे साथ रिया थी। अगर उसे तच के किसी और से रिलेशन के बारे में पता चल जाता तो अपने डैड को बता देती, फिर क्या होता ये आप अच्छे से जानते हैं। सीता जी ने परेशान होते हुए कहा था। फ्लैग पैक इंड। उतने में ही घन घन की आवाज़ के साथ डाइनिंग टेबल पर रखा दिव्या का फ़ोन रिंग होने लगता है। उसकी घन घन की आवाज़ से राजन ओबरॉय अपने सेंस से वापस आते हैं और उनकी तरफ देखते हैं जहाँ से आवाज़ आ रही थी। उनके साथ साथ सबकी नज़रें भी उसी तरफ चली जाती है। इधर तच के ऑफिस में तच जो एक हाई लेवल मीटिंग अटेंड कर रहा था, उतने में तच के सामने बैठे मान का फ़ोन रिंग होने लगता है। तच मान को घूर कर देखता है तो मान एक्सक्यूज मी बोलकर अपना फ़ोन लेकर कॉन्फ्रेंस रूम में चला जाता है। मान ने फ़ोन पर बिला के गार्ड का नंबर आ रहा था। मान फ़ोन रिसीव कर बोला, क्या हुआ? तुम्हें पता है मैं कितने इम्पोर्टेंट मीटिंग में था, अब जल्दी बोलो। सर, अभी बिला पर राजन ओबरॉय आए हुए हैं, गार्ड ने कहा। क्या कह रहे हो तुम? मान को दिव्या के राजन ओबरॉय के सामने आने का सोचकर ही मन घबरा रहा था। यस सर, गार्ड ने फिर से कंफर्म किया। उन्हें आए हुए कितना टाइम हो गया? मान ने पूछा तो गार्ड ने कहा, सर 5 से 10 मिनट। और तुम मुझे अब बता रहे हो, पहले नहीं बता सकते थे? मान गुस्से से फ़ोन कट कर देता है। मान वापस कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर आकर तच के कान में कहता है, बॉस, बिग बी बॉस बिला में आए हैं। मान की दादाजी की बिला आने की बात सुनकर तच के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी। हैंडल दिस मीटिंग बोलकर तच वहां से उठकर बाहर चला जाता है और कॉरिडोर में यहाँ से वहाँ घूमते हुए परेशानी से दिव्या को कॉल करने लगता है। घन घन की आवाज़ सुनकर सब इधर उधर देखने लगते हैं। तभी तेज की नज़र टेबल पर रखे दिव्या के फ़ोन पर जाती है। तेज भाग कर जाकर फ़ोन उठाकर देखता है तो उसमें तच का कॉल आ रहा था। तेज फ़ोन रिसीव कर बोला, हेलो कहता है। फ़ोन के दूसरे तरफ से बात सुनकर तेज ने कहा, हाँ मान भाई बोलिए। दीक्षा? हाँ, वो अभी बाहर गई हैं। हाँ हो, वो जैसे ही आती हैं मैं उसे कह दूंगा आपसे बात कर ले। हाँ, आपको फाइल चाहिए? बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आपको फाइल भिजवा देता हूँ। तेज बोले जा रहा था। तच ने कहा, मैं क्या पूछ रहा हूँ और तुम बोल क्या रहे हो? तच को तेज पर अब गुस्सा आ रहा था। हाँ मान भाई, बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आपको आपकी फाइल भिजवा देता हूँ। तना ने कहा, दादाजी आप रुकने वाले हैं क्या? क्यों? राजन जी तनय को घूरते हैं। वो दादाजी, बस मैं और तेज अभी कॉलेज के लिए निकलने वाले हैं ना, और आप रुकेंगे तो बोर हो जाएंगे, इसलिए पूछ रहा था बस, और कुछ नहीं। तनय अपने माथे पर आए पसीने को किसी के देखने से पहले ही साफ कर लिया।
राजन जी कुछ सोचकर बोले, नहीं, मैं बस ऐसे ही तुम दोनों को देखने चला आया था। घर भी आया जाया करो तुम दोनों, वो घर भी तुम्हारा ही है। हाँ दादाजी, हम आज ही घर आते हैं। बाय दादाजी, तनय ने अपने हाथ हिलाते हुए कहा। बाय बाय बोलकर राजन विला से बाहर चले जाते हैं। उनको बाहर जाते देख नीचे तनय, लीला जी और सेकंड फ्लोर पर तेज और दिव्या चैन की सांस लेते हैं। तेज ने दिव्या को उनका फोन देते हुए कहा, भाभी, भाई का फोन आ रहा था, आप बात कर लो और आप जहाँ भी जा रही हो प्लीज थोड़ी देर बाद जाइएगा। तेज दिव्या से कहकर वहाँ से चला जाता है। मैं खुद भी अभी उनके सामने नहीं आना चाहती, अभी मेरा उनके सामने आने का टाइम नहीं हुआ, दिव्या ने खुद से ही कहा। तभी दिव्या का फोन एक बार फिर से रिंग करता है, जो तच का था। दिव्या फोन रिसीव कर हेलो बोलती है। तच ने घबराई हुई आवाज में बोला, बेबी तुम ठीक हो? दादाजी ने तुम्हें देखा तो नहीं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेज और तनय ने मुझे उनके सामने जाने से ही नहीं दिया। दिव्या खुद को रिलैक्स करते हुए बोली, तुम जल्दी से मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जब तक अपनी आंखों से सही से नहीं देखूंगा तब तक मुझे सब्र नहीं होगा। तुम जल्दी आओ। तच ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। आती हूँ, दिव्या गहरी सांस भरते हुए कहती है और वापस से अपने कमरे में चली जाती है और तच मीटिंग में न जाकर अपने केबिन में जाकर बैठ जाता है। तेज नीचे आकर तनय के बगल में बैठ गिलास में पानी डालकर एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर देता है। फिर तनय की तरफ देखता है तो दोनों को वो दिन याद आता है जब उनको पता चला था कि तच ने शादी कर ली है। फ्लैशबैक। जब उस दिन तनय और तेज घर पर आ रहे थे और दीक्षा ने तनय को हैंगर से मारा था, उसके कमरे के जाने के बाद क्या हो रहा है यहाँ? मान तनय के कमरे के अंदर आते हुए कहता है। मान अंदर आते हुए पूछता है तो तनय उठकर बेड पर बैठने की कोशिश करता है। तनय कभी एक तरफ होकर बैठ जाता है तो तुरंत दूसरी साइड होकर बैठने की कोशिश करता है। तनय सही से बैठो, मान थोड़ा गुस्से में कहा। हाँ भाई, बैठ गया, तनय एकदम सीधे बैठते हुए कहा। मान बोलना स्टार्ट करता है, देखो मुझे अच्छे से पता है तुम दोनों को तुम्हारी मॉम ने ही यहाँ भेजा है ना तनय? मान ने उन दोनों की तरफ देखकर पूछा। तेज और तनय दोनों एक दूसरे को देखकर हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। मान आगे बोलना स्टार्ट करता है, तच का प्यार तुम्हारी फैमिली ने ही उससे छीना है, ये तुम लोग भी जानते हो। वो अपने प्यार के लिए कितना तड़पा है, ये सब तुमसे छुपा नहीं है। अगर तुम दोनों ने घर पर तच की शादी की बात बता दी तो हो सकता है फिर से तच से उसका प्यार छीनने की कोशिश की जाए या फिर छीन लिया जाए। तो इस बार तच टूट जाएगा, जी नहीं पाएगा, मर जाएगा वो। तो तुम दोनों क्या चाहते हो कि वो मर जाए? सोचो, अपने भाई को खुश देखना चाहते हो या फिर उसके मरने का कारण बनना चाहते हो? मान अपनी बात कहकर उन दोनों का चेहरा देखने लगता है। नहीं भाई, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमने भाई को रोता तड़पता देखा है, फिर से उन्हें वैसे नहीं देख पाएंगे, इसलिए अभी भाई की शादी की बात घर से छिपाएंगे भी और कभी वक्त आया तो हम भाभी को भी हमारी फैमिली से छिपाएंगे। तेज और तनय दोनों ने एक साथ कहा। गुड बोलकर मान तनय के कमरे से चला जाता है। फ्लैशबैक एंड। एक पुराने से और छोटे से घर में दो आदमी बैठे बात कर रहे थे। तभी उनको एक प्यारी सी आवाज़ सुनाई देती है, एजेंट 999 रिपोर्टिंग सर। दोनों आदमी सामने देखते हैं और उनमें से एक आदमी अपनी जगह से खड़े होते हुए कहता है, वेलकम वेलकम एजेंट 999। वो आदमी जो खड़ा हुआ था वो CIB चीफ राम सिंह और जो अभी भी बैठा सामने खड़ी लड़की को हैरानी से देख रहा था
वो और कोई नहीं बल्कि अखिल था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके सामने लड़की एक सीबीआई एजेंट है और उसे पता कैसे नहीं चला। चीफ ने पूछा, क्या खबर है? एजेंट उस लड़की से कहा, चीफ, आज रात 3 कंटेनर समुद्र के रास्ते से इंडिया आने वाले हैं, जिनमें से एक में गैस होंगे, दूसरे में ड्रग्स और तीसरा कंटेनर पैसों से भरा हुआ होगा। चीफ ने कहा, खबर पक्की है? लड़की ने कहा, यस चीफ, 100% पक्की है। गुड जॉब, डिटेल में बताओ। लेकिन उससे पहले इनसे मिलो, ये सीबीआई ऑफिसर अखिल अग्निहोत्री हैं। और अखिल, इनसे मिलो, ये एजेंट 999 और अपने गले से लगाते हुए, मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरी बेटी मानसी सिन्हा है। इनसे मिलो, ये हैं सीबीआई ऑफिसर अखिल अग्निहोत्री। और अखिल, तुम इनसे मिलो, ये है एजेंट 999, मेरी जान, मेरी जिंदगी, अपने गले से लगाते हुए, मेरी बेटी मानसी सिन्हा। अखिल ने अपनी जगह से उठकर मानसी के पास आते हुए कहा, मैं जानता हूँ चीफ कि ये कौन है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये आपकी बेटी और एक सीबीआई ऑफिसर है। चीफ ने कहा, अखिल, शायद तुमने सही से सुना नहीं। मैंने कहा है कि ये एजेंट 999 है। मैंने ये नहीं कहा कि ये सीबीआई ऑफिसर है। ये सिर्फ इसे मिले हुए टारगेट को पूरा करती है और इस बार मुझे टारगेट पूरा करने के लिए मान सर मिले हैं। लेकिन डैड, जब अंडरवर्ल्ड का किंग तच है तो मुझे टारगेट तच को मिलना चाहिए, ना कि मान का। मानसी ने चीफ यानी अपने पिता राम सिन्हा से सवाल किया। वो क्या है ना मिस मानसी, आपके जो ये मान सर हैं, शब्द पर जोर देते हुए कहता है, वो जितना जमीन के ऊपर है ना, उससे कई ज्यादा जमीन के अंदर है, जितना हम सोच भी नहीं सकते। अखिल ने एक टोंट के साथ मानसी को जवाब दिया। मतलब? मानसी कंफ्यूज से अखिल के सवाल करती है। मतलब ये कि तच अंडरवर्ल्ड में आया क्योंकि उसे मेरी बहन सुहाना को ढूंढने के लिए पावर चाहिए था। लेकिन वहीं ये मान कब, कहाँ और कैसे आया, कैसे तच के साथ जुड़कर उसका राइट हैंड बन गया, उसका कुछ अता पता नहीं है। और तो और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने जाओ तो सिवाय खाली हाथ के कुछ नहीं मिलता। मान खुद में एक राज है। अखिल मानसी के इर्द गिर्द घूमते हुए कहता है, और बेटा, इस राज को तुम्हें खोलना है। राम सिन्हा ने मानसी से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मानसी के मुंह से हल्की सी सिसकी निकली। क्या हुआ बेटा? राम ने मानसी के सवाल किया। अखिल भी मानसी को देखने लगता है। कुछ नहीं डैड। जिस जगह राम सिन्हा ने मानसी के कंधे पर अपना हाथ रखा था, वहाँ कल रात के मान के दिए उसके प्यार की निशानी, उसके दांतों के निशान थे। ठीक है डैड, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी अपना काम पूरा करने की। लेकिन डैड, क्या मैं ये काम पूरा करने के बाद अपनी एजेंट की जॉब छोड़ सकती हूँ? मानसी को मान का उसे प्यार करने का ख्याल आने लगता है। क्यों बेटा, क्या हुआ? कुछ बात है? राम सिन्हा कुछ कंफ्यूज से मानसी को देखते रहे। ओह नो डैड, बस कुछ दिन के लिए ब्रेक लेना चाहती हूँ। मानसी ने कुछ हड़बड़ाहट हुए कहा। ओके ठीक है, ले लेना। चलो अब डिटेल्स में बात करते हैं। तुम जो कंटेनर आने वाले हैं उसकी डिटेल दो, राम सिन्हा बोले। मानसी उन्हें सभी चीज़ें अपने फ़ोन पर लिंक की हुई फ़ोटोज़ में डिटेल से समझाने लगती है। ये फ़ोटोज़ तुम्हें कैसे मिले? अखिल ने पूछा। मानसी ने कहा, वो यूं है कि फ्लैशबैक, जब मानसी को अपने केबिन में रोता हुआ छोड़कर चला गया था, तब मानसी पूरे केबिन में सबूत ढूंढने में लगी थी। हर जगह के फाइल पढ़ पढ़ कर मानसी देखती थी, लेकिन उसे कुछ ऐसा नहीं मिलता जो उसके काम आ सके। और मान के लैपटॉप पर लॉक लगा हुआ था। मानसी उसे भी खोलने की कोशिश करती है, लेकिन मान के लैपटॉप पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा हुआ था, इसलिए नहीं खोल पाती है। तभी मानसी की नज़र
एक ब्लैक फोल्डर पर जाती है। मानसी उस ब्लैक फोल्डर को निकाल कर देखती है तो उसमें 2 दिन में होने वाली मीटिंग डिटेल और समुद्र के रास्ते आने वाले माल के बारे में लिखा हुआ था। मानसी जल्दी जल्दी उन सभी डिटेल को क्लिक कर लेती है। फ्लैशबैक एंड चीफ ने कहा, अब ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सामान आप लोग उनके हाथ लगने से कैसे रोकें। मैं तो और सबूत ढूंढ लेती, लेकिन तब तक मान वापस आ गया था और मानसी फर्श पर सोने का नाटक करना पड़ा था, जबकि वो तो पूरे टाइम जग करके मान की कही पूरी बात सुन रही थी और शायद आज भी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हो रही थी, क्योंकि उस मीटिंग में ना तो तच दिव्या को लेकर गया था और ना ही मान ने मुझसे एक बार भी मीटिंग में चलने के लिए कहा है। फिर भी मैं ऑफिस जाकर देखती हूँ, अगर मुझे कुछ मिल जाए तो। डैड, अब मुझे चलना चाहिए। अगर ज़्यादा देर तक मान और सबसे अलग रही तो सब मुझे ढूंढने लगेंगे, ठीक है, और उन्हें मुझ पर शक भी हो सकता है। हाँ, तुम जाओ और अपना ध्यान रखना और सही से काम करना। उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो तुम्हें याद है ना ज्योति के साथ क्या हुआ था, उसे मार दिया गया था। राम सिन्हा ने मानसी को याद दिलाते हुए कहा। हाँ डैड, याद है। वो कैसे भूल सकती हूँ। एक्चुअली जिस ज्योति की बात उठाकर मानसी ने मान को शक कर उसके केबिन से बाहर भेजा था, वो मानसी के डैड की ही एक एजेंट थी जिसे मान ने मार दिया था, क्योंकि उसका सच मान को पता चल गया था कि वह एक अंडर कवर एजेंट है। मानसी वहां से जाने लगती है। 1 मिनट मिस मानसी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? अखिल ने मानसी को रोकते हुए कहा। चीफ और मानसी अखिल को देखते हैं। हाँ पूछिए, लेकिन अखिल तुम कहकर बुला सकते हो। पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? मानसी ने अखिल से कहा। आप लोगों को सुहाना कहाँ मिली थी? मानसी कंफ्यूज सी सुहाना बोलती है। अखिल हाँ में सिर हिलाता है। लेकिन अखिल कौन सुहाना? मानसी ने कहा, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अखिल किसके बारे में कह रहा था। अरे वही जिसके साथ तच ने शादी की है। अखिल परेशान होते हुए कहता है। मानसी ने कहा, देखो अखिल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो और किस सुहाना की बात कर रहे हो। और रही बात की जिसकी शादी तच से हुई है, तो वो कोई सुहाना नहीं, दिव्या है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो मेरी बहन सुहाना है, ये देखो उसकी तस्वीर। अखिल ने अपने फोन में अपनी बहन सुहाना की तस्वीर दिखाई। लेकिन अखिल, ये तो दिव्या है। मानसी दिव्या उर्फ सुहाना की तस्वीर अखिल से अपने हाथ में लेती हुई देखकर कहती है। दिखाओ। चीफ राम सिन्हा उस तस्वीर को लेकर देखते हुए कहते हैं। अखिल, ये सच में दिव्या है, तुम्हारी बहन सुहाना? ये कैसे हो सकती है? क्या बात है, तुम इतने परेशान लग रहे हो? चीफ, ये मेरी बहन सुहाना है। कहते हुए अखिल चीफ और मानसी को सब कुछ बात बता देता है। अखिल ने कहा, चीफ, अगर तच से शादी करने वाली लड़की सुहाना नहीं कोई और होती तो तच कभी किसी भी कीमत पर किसी और से शादी नहीं करता। ये मेरी बहन सुहाना ही है। लेकिन अखिल, ये लड़की मेरे दोस्त की बेटी दिव्या, ये इनकी बहन और मेरी बेटी मानसी दोनों बचपन से साथ खेलकर बड़े हुए हैं, और अब तुम कह रहे हो कि ये तुम्हारी बहन है। चीफ राम सिंह सिन्हा अखिल को समझाते हुए कहते हैं। हाँ चीफ, मैंने अपनी बहन को इन्हीं हाथों से अपने हाथ ऊपर उठाकर दिखाते हुए बड़ा किया है। मानसी चीफ के हाथ से दिव्या या फिर सुहानी कहें तस्वीर लेकर देखते हुए बोली। अगर ये दिव्या है तो तुम्हारी बहन सुहाना कहाँ गई? और अगर ये तुम्हारी बहन सुहाना है तो फिर हमारी दिव्या कहाँ गई? इस सवाल का जवाब तो 2 ही लोग दे सकते हैं। चीफ के कहने पर मानसी और अखिल उनकी तरफ देखने लगते हैं और एक साथ कहते हैं, और वो कौन है?
चीफ राम सिन्हा ने कहा, पहली दीक्षा, क्योंकि मानसी तुम मुंबई में आ गई थी, लेकिन दीक्षा तो हमेशा दिव्या के साथ ही रहती थी। और दूसरा कौन? अखिल हड़बड़ाहट में पूछता है। चीफ राम सिन्हा ने कहा, दूसरी खुद दिव्या, कहें या सुहाना, ये खुद ही जवाब दे सकती है। मानसी ने कहा, अखिल मैं दीक्षा या दिव्या से इस बारे में नहीं पूछ सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से तुम्हारे सवालों के जवाब ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन हाँ, तुम चाहो तो तुम दीक्षा से पूछ सकते हो। मैंने पहले कोशिश की है, लेकिन मान मुझे उस तक पहुंचने ही नहीं देता। वो कहाँ मिलेगी मुझे? अखिल ने मानसी से पूछा। तुम चाहो तो उसके कॉलेज जा सकते हो, मानसी ने बताया। ठीक है, थैंक यू। तो अब हमें एक दूसरे के साथ काम करना है, तो हाथ मिलाना तो बनता है, अखिल कहते हुए अपना हाथ मानसी के आगे बढ़ा देता है। मानसी भी स्माइल करते हुए अखिल से हाथ मिलाती है और फिर वहां से निकल जाती है। अखिल भी चीफ राम सिन्हा से हाथ मिलाकर उन्हें सैल्यूट कर वहां से निकल जाता है। इधर बिला से राजन ओबरॉय के जाने के बाद तेज और तनय रिलैक्स होकर डाइनिंग टेबल पर ही बैठे रहते हैं कि तभी दिव्या रेडी होकर नीचे आती है और लीला आंटी को ऑफिस जाने का बोलकर बिला से बाहर जाने लगती है। लेकिन तनय और तेज अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए वो दिव्या को अकेले ना जाने देकर उसे खुद ऑफिस छोड़ने जाते हैं। दिव्या को ऑफिस के गेट पर छोड़कर वो दोनों कॉलेज जाने के लिए निकल जाते हैं। दिव्या तच के ऑफिस पहुंचती है तो सब लोग उसे ही घूर घूर कर देख रहे थे। दिव्या को कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन वो किसी से भी पूछ नहीं सकती थी। आगे की कहानी देखने के लिए बने रहें मेरी कहानी धड़कन लव द पावर पर। धन्यवाद।